न्यू सेशन, नया दिन, नई बिगनिंग। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब ध्यान इधर, चैप्टर का नाम क्या हमारे, यूनिट का नाम क्या हमारे, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये लगभग 8 से 10 नंबर का जा सकता है, ठीक है, क्लियर। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर कौन सा है इसके अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। दूसरा कौन सा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर। फर्स्ट बुक के अंदर हमारे पास जितने भी चैप्टर है वो एक ही प्रिंसिपल पे काम करते हैं। वो प्रिंसिपल ये है, आप पहले पहला चैप्टर पढ़ेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे करते करते आप 8 चैप्टर तक आएंगे। क्लियर पार्ट। कहने का मतलब है आप उसके अंदर किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते आप कि 4th पढ़ने लगे तो आपको 4th समझ में आ जाएगा। कई ऐसे कंसेप्ट होंगे जो आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से बनेंगे, 3rd से बनेंगे। क्लियर। अब इसको हम बाद में देखेंगे, सेकंड चैप्टर को फर्स्ट पे चलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, एज यूजुअल हमेशा की तरह से पहले लिखवा देता हूँ, पहली क्लास में। सबसे पहले इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके लिए वो है चार्ज की प्रॉपर्टीज। दूसरा कूलम्स लॉ। तीसरा कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े सब कुछ, इसके न्यूमेरिकल एज वेल इसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है। देन एक टॉपिक आता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर। देन गॉस लॉ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये और ये टोटल हमारे पास इस चैप्टर का मेन कंटेंट है, जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा रिवॉल्व करेगा। क्लियर होमो सैपियंस, क्लियर। रफ को इसे स्टार्ट किया सीधा। ये चैप्टर 5 नंबर का, 6 नंबर का मैक्स टू मैक्स जा सकता है, इतना, इससे ऊपर नहीं जाएगा ये। फिर भी आप देखें तो 10% से थोड़ा सा ही कम है। लेंथी चैप्टर है, टाइम कंज्यूम करेगा, लेकिन आपके फाउंडेशंस, बेसिक कंसेप्ट्स ये क्लियर करेगा। तो सीधा हम जंप करते हैं, उतारना है इसे, रफ करो, रफ करता हूँ, ठीक है। बाद में आराम से आप इसको स्क्रीनशॉट देख लेना, इसका वीडियो का रिवाइंड करके देख लेना इसे। सबसे पहले टॉपिक आता है आपका चार्ज। चार्ज होते क्या है, चार्ज को लेके बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, ठीक है। सारी की सारी डेफिनेशन रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब यह है, चार्ज को डिफाइन करने के लिए एक डेफिनेशन ये भी मिलती है, बहुत सी बुकों में बहुत अलग अलग चीज़ें इसमें दे रखी हैं, लेकिन जो लमसम सबका मैथमेटिक्स में एक वर्ड बोलूँ मैं, इंटरसेक्शन होता है ना, सेट ए का, सेट बी का, सेट सी का। तो इंटरसेक्शन में जो एक पॉइंट निकल के आता है कॉमन सब में, वो ये है कि लोग बताते हैं कि चार्ज वो क्वांटिटी है जो अपने आसपास एक स्पेस डेवलप करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फील्ड। और उस फील्ड के अंदर जब कोई दूसरा चार्ज आता है तो क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन। जिसको इस कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही हो, वो थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि मेरे पास एक मैग्नेट है, सपोज मैग्नेट का पोल कौन सा है, नॉर्थ और साउथ। आपको पता कैसे चलेगा कि ये मैग्नेट है, आप कैसे नो करोगे कि मैग्नेट है ये, कुछ तो होगा जिससे आपको पता चलेगा मैग्नेट हो, कैसे पता चलता है कि मैग्नेट है ये, ठीक है। जैसे कैसे पता चलेगा, इसके आसपास कोई ऐसा रीजन होगा जिसके अंदर एग्जाम्पल मैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसमें इसको कैसे पता चलेगा, तो वह फील्ड विजिबल नहीं होती। मेरे पास ये पीस है, सपोज ये पीस मेरे पास मैग्नेट का है, तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैग्नेट है, अभी तो खाली पीस है। क्या अट्रैक्ट करेगा, हाँ सही कह रही हो, कुछ अट्रैक्ट करेगा, क्या अट्रैक्ट करेगा, हाँ मेटल को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। आपको फील्ड दिखाई नहीं देगी, फील्ड आपको विजिबल नहीं होती आपको, लेकिन ये पता है कि जब भी इसके आसपास कोई आयरन का पीस जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। यानी आयरन का पीस वो है जो ये बताता है तुम्हें कि ये क्या है, मैग्नेट है। या कोई दूसरा मैग्नेट होगा तो वो क्या करेगा, तो अट्रैक्शन या सेम ऐसी चार्ज के साथ बताया गया है कि चार्ज अपने आसपास क्या क्रिएट करता है, एक फील्ड क्रिएट करता है। सपोज ये कोई चार्ज है, अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा, एक फील्ड क्रिएट करेगा, जिसमें कोई दूसरा चार्ज या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन महसूस करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये डिपेंड करता है दूसरे वाले चार्ज के ऊपर कि वो किस तरह का चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सब हम बाद में देखेंगे। तो हम चार्ज क्या में ये बोल सकते हैं कि चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, मैटर के अंदर होती है, जो अपने आसपास क्या डेवलप करती है, फील्ड डेवलप करती है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज क्या एक्सपीरियंस करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ
रिपल्शन। क्लियर? चार्ज की डेफिनेशन आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब इतना बेसिक कहीं नहीं आता। हाँ, आप बिल्कुल ही अगर खत्म हो गए मानसिक रूप से तो हो सकता है कि आपके टीचर आपको क्वेश्चन दे दे कि व्हाट इज चार्ज, इतना कुछ नहीं आता इसके बारे में, लेकिन आपको एक फंडामेंटल आइडिया होना चाहिए। क्योंकि कई बार हमारे सामने जो हमारे एग्जामिनर होते हैं, जो स्वभाव के बहुत सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, और जब प्रैक्टिकल में सवाल पूछते हैं, इसके बाद बच्चों को एक थोड़ी सी मौत आती है हल्की हल्की कि क्या पूछ रहे हैं, तो ये सब पूछ सकते हैं, उनके पास पूरा स्कोप है चैप्टर में से कुछ भी पूछने का। आगे बढ़े। हमारे लिए इस चैप्टर में एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज इसकी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अब चार्ज की प्रॉपर्टी के अंदर एनसीईआरटी में तो 3 ही प्रॉपर्टी दे रखी है, एडिटिव नेचर, ठीक है, क्वांटाइज्ड नेचर, कंजर्वेटिव नेचर। ठीक है, हम और भी छोटी मोटी चीजें कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे चार्ज के। जैसे सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है चार्ज का, जो हमने देखा है, सेम चार्ज क्या, रिपेल अट्रैक्ट, गुड, रिपेल ईच अदर, एंड अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर। अब हमें पता क्या चलेगा कौन से चार्जेस, सेम का क्या मतलब है, दो चार्जेस कैसे हो, एक जैसे हो। ठीक है, और अपोजिट का मतलब क्या है, दो चार्जेस कैसे हो, डिफरेंट हो। तो कैसे पता चलेगा कि कौन से चार्जेस सेम है, मतलब अगर दो चीज़ आपस में सेम है भी तो कैसे दिखते होंगे। तुमने ये मान लिया, हमने ये पढ़ा है अब तक, एक चार्ज क्या होता है मेरा और एक क्या होता है मेरे नेगेटिव होते हैं। तो किस बेसिस पर, क्या पैरामीटर है कि इसे पॉजिटिव बोला गया और इसे नेगेटिव बोला गया। कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनके ऊपर इन्हें पॉजिटिव बोला जाएगा और किसी को क्या बोला जाएगा, नेगेटिव। जैसे मैंने बोल दिया कि इस पेन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैं ये भी बोल सकता था इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैंने पॉजिटिव ही क्यों बोला, मतलब अगर मैं किसी चीज़ को डिफाइन कर रहा हूँ, मैंने बोला कि पर्टिकुलर लड़का है, पर्टिकुलर लड़की है, तो कुछ पैरामीटर पर डिसीजन हुआ है ना, कुछ तो पैरामीटर है जिस पर हमने डिसाइड किया हुआ है। तो उसी तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को डिफाइन करने के लिए क्या पैरामीटर है, पैरामीटर समझो ना कि किस बेसिस पर आपने इनको सेपरेट किया है। ठीक है, अच्छा, वैसे तो जब आप इसे और पढ़ लेंगे तो ये भी एक बेसिस बनता है। लोग कहते हैं कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन निकलती है और इसमें टर्मिनेट हो जाती है, मर्ज हो जाती है। ठीक है, ये हमारा काम नहीं चलेगा। हम चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डिसाइड किसे किए हुए, डिसाइडेड बाय कन्वेंशन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम सुना होगा आप लोगों ने इस साइंटिस्ट का काफ़ी बार, बेंजामिन फ्रैंकलिन का। ठीक है, उनका इसमें कंट्रीब्यूशन माना जाता है चार्जेस को डिफाइन करने के लिए। तो ये हुआ कैसे, एक एक्सपेरिमेंट में जब ग्लास रोड को सिल्क के ऊपर रब किया गया तो हमें ये पता लगा कि ग्लास रोड के ऊपर एक क्वांटिटी आ रही है, जिस क्वांटिटी को हमने क्या बोला, चार्ज है। ठीक है, उसी तरीके से जब एम्बर स्टोन को कैट फर से रब किया गया, ठीक है, तो इस पर भी कुछ क्वांटिटीज आ रही है और इस पर भी कुछ चार्ज आ रहा है। एम्बर स्टोन, प्लास्टिक रॉड, ये मान सकते हो। एम्बर स्टोन मतलब समझ लो कि एम्बर स्टोन हटा दो, एम्बर सॉरी, ठीक है। एम्बर वैसे येलो कलर को बोलते हैं, येलो कलर का हल्का सा जो टिंचर होता है एम्बर में दिखाई देता है हमें। उसको जो हमने कैट फर के साथ, कैट फर समझो ना, कैट फर, कैट की फर, मतलब ये नहीं इसके हमने हिंसा नहीं करी, कैट को मारा नहीं है, मारा होगा तो बहुत पहले मारा होगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। साइंस नॉन वायलेंस को प्रमोट करती है, एक्सेप्शन है न्यूक्लियर बॉम्ब, ओपनहाइमर, ठीक है, हाँ, बाकी नॉन वायलेंस को प्रमोट करती है, ठीक है। ओके, ग्लास रोड, सिल्क रब, सिल्क क्लॉथ, ठीक है। ग्लास रोड और सिल्क क्लॉथ को जब रब किया गया, ग्लास रोड पर एक चार्ज आया, उसी तरीके से इस पर चार्ज आया। हम भी क्या चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब ग्लास रोड को एम्बर के पास लेके गया हम लोग, ठीक है, जब ग्लास रोड को हम एम्बर के पास लेके गए तो क्या हुआ, जब इन दोनों को हम एक दूसरे के पास लेके जा रहे हैं तो इधर ध्यान दो, ये एक दूसरे की तरफ क्या करे थे, अट्रैक्ट करे थे। लेकिन जब ग्लास रोड को कैट फर की तरफ लेके जाए थे तो एक दूसरे को क्या करे थे, ये रिपेल करे थे। सेम यहाँ पे भी एक दूसरे को क्या कर रही है,
रिपेल कर रहे हैं, और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमें ये समझ में आया, ठीक है, कि इस कंडीशन के अंदर, एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, फाइन, ठीक है। हमें ये पता चला कंडीशन के अंदर कि ग्लास रोड पे जो चार्ज है और जो एम्बर में चार्ज है, ये दोनों नेचर में क्या है, अपोजिट है। और जो सिल्क क्लॉथ पे और कैट फर पे वो भी क्या है, अपोजिट है। सेम वाले क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, अपोजिट वाले क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी जो हमारा ग्लास रोड पे चार्ज हुआ, उस तरीके के चार्जेस को हमने क्या डिफाइन कर लिया कि वो कैसे चार्जेस है, हमारे विट्रस चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है। सिल्क वाले हमारे क्या हो गए, नेगेटिव। उसी तरीके से एम्बर स्टोन वाले नेगेटिव और कैट फर वाले पॉजिटिव हो गए। कुछ बुकों में इसको ग्लास रोड वाले चार्ज को विट्रस चार्ज भी बोला जाता है और दूसरे वाले को रेजिनस चार्ज भी बोला जाता है, ठीक है। ये सब थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, इसकी आपको इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जिसमें हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगाए। रफ करो इसे, इसको आपको लिखने की रिक्वायरमेंट थी, इसको बस समझना था, लिखने वाला पार्ट में लिख पा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट, चार्ज नेचर में क्या होते हैं, कैसी क्वांटिटीज है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया, इंक्रीजिव मैग्नीट्यूड होती है, इनमें डायरेक्शन नहीं होती है। इसका मतलब है आप किसी भी चार्ज को कहीं से भी मूव कराएं, ठीक है, किसी भी पोजीशन पे रखें, उनकी वैल्यू क्या रहेगी, आपकी फिक्स रहेगी। मैग्नीट्यूड समझते हो ना, वैल्यू, जैसे एक बार चार्ज की वैल्यू कितनी है, 5 कूलम। एक और चीज़, चार्ज की एसआई यूनिट क्या इसमें नापते हैं हम, कूलम्स में नापते हैं, ठीक है, डिनोटेड बाय सी, क्लियर। स्केलर क्वांटिटी मतलब अगर एक चार्ज के पास 5 कूलम का चार्ज है, एक बॉडी के पास 5 कूलम का चार्ज है, वो 5 कूलम का ही रहेगा, चाहे उसको तुम कैसे भी घुमा लो। वेलोसिटी के साथ क्या होता था, फोर्स के साथ क्या होता था, जैसे एक बॉडी को यहाँ से कोई खींच रहा है 10 न्यूटन के फोर्स से, यहाँ से कोई खींच रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से, बॉडी कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, क्योंकि यहाँ फोर्स क्या है, ज़्यादा है। लेकिन 10 न्यूटन के फोर्स से नहीं जाएगी, 10 - 5। कोई बॉडी को यहाँ से खींच रहा है 80 न्यूटन के फोर्स से, कोई यहाँ से खींच रहा है 20 न्यूटन के फोर्स से, बॉडी कहाँ जाएगी, कितने न्यूटन के फोर्स जाएगी, 60 से जाएगी, ठीक है। चार्ज के साथ ऐसा नहीं है, चार्ज क्या है, स्केलर है, क्लियर। अगर एक बॉडी में यहाँ से चार्ज आ रहा है 20 न्यूटन का, 20 कूलम का, यहाँ से भी 20 कूलम का, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 40 कूलम, क्योंकि वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, क्लियर। इसी वजह से हमारे पास अगला फैक्ट आता है, चार्जेस नेचर में क्या होते हैं, एडिटिव होते हैं, ठीक है। एडिटिव मतलब आप सिंपली इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर एक बॉडी है, उसमें कहीं से 5 कूलम चार्ज आ गया, फिर कहीं से 2 कूलम चार्ज आ गया, फिर कहीं से 3 कूलम चार्ज आ गया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसका, 10 हो गया। 5 + 3 + 2 कितना हो गया बच्चे, 10 कूलम। मान लो कहीं से इसके अंदर 1 कूलम का नेगेटिव चार्ज आ गया, अब कितना हो गया, 9, बिल्कुल सही, क्योंकि हमें ऐड ही तो करना है। ऐड का मतलब ये नहीं कि नेगेटिव वाले को भी ऐड कर देना है। चार्ज इसके अंदर टोटल 10 कूलम का ही है, सॉरी 8, 10 और 1 11 कूलम का, मगर 1 कूलम का चार्ज का नेचर क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना हो गया फाइनली आपका, 9 कूलम। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है, क्या चल रहा है ये, ठीक है। चार्जेस कैसे होते हैं नेचर में, एडिटिव। एक मिनट, अभी एक अचानक से वर्ड आ गया, प्लस एंड माइनस, ठीक है। हमने प्लस और माइनस में सीखा हुआ है कि यूजुअली बाय डिफॉल्ट प्लस को हम कई बार इस टर्म से डिनोट कर लेते हैं कि कौन सा चार्ज है, प्रोटॉन है, और इसको किससे डिनोट कर लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या कहानी है, देखिए, चार्ज की स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, जो सबसे छोटी यूनिट है, जिससे आप इसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल ई से, ठीक है। जो होता कितना है हमारा, 1.6 10⁻⁹ मतलब ये हुआ कि अगर एक बॉडी में ये क्वांटिटी पहुंची है तो इसका मतलब एक ई। अब हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को बाय डिफॉल्ट नेचर में बोलते बोलते हमने उसे क्या बोलना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन बोलना शुरू कर दिया है। वैसे मैं बता दूं, ठीक है,
इसको ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो बॉडी में से ट्रांसफर होने वाला चार्ज है वो हमेशा क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन अपनी जगह से मूव नहीं करता। जैसा अभी आप बताई थी कि आपके टीचर ने आपको समझाया इस बारे में, ठीक है, कि जो प्रोटॉन है, आयन है, फॉर एग्जांपल उन्होंने ये वाला एग्जांपल दिया होगा कई बार Na+ वाला या Cl- वाला। Na+ है, Na+ क्यों है, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 है, प्रोटॉन कितने हैं, 11, ठीक है। अगर मैं इसमें सपोज ऐसा होता नहीं है, मगर मैं इसमें ऐसा कर लेता तो इलेक्ट्रॉन कितने जाते हैं इसके अंदर, यानी ये चीज़ अपनी जगह से बिल्कुल भी बदल नहीं रही है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही घट बढ़ रहे हैं। तो ये भी बोला जाता है, इस वजह से इसको हम यूजुअली इलेक्ट्रॉन से जो है डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि जो मूवेबल चीज़ है, जो चार्ज मूव कर रहा है वो कौन सा, मेरे पास सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन मूव नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मेरे पास कोई बॉडी है, उसमें कहीं से एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ऐसे करते 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 मान लो उसके अंदर 1,00,000 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल चार्ज कितना हो गया बॉडी के अंदर, निकालना मुश्किल तो नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना था, 2 का कितना होगा, 3.2, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगी ना, 10 का कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई कर दोगी, 100 का कितना होगा, किससे मल्टीप्लाई कर दोगी, 100 से, 1000 का कितना होगा, हाँ 10,000 का 10 की पावर में बोलो, 10 की पावर 4, 1,00,000 का, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसके अंदर, 10 की पावर 5 इंटू, तुम्हें क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। बुद्धिमान लोगों ने इसी को क्या बताया, चौथे, हाँ, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड इन नेचर। क्यों, यही है ये, क्यू चार्ज, एन नंबर और ई उसकी वैल्यू। तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, स्केलर से हमें एक क्वांटिटी मिली, पता चला कि चार्जेस क्या होते हैं, एडिटिव होता है, फिर हमें पता चला कि चार्जेस क्या होते हैं, हमारे क्वांटाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो अब इसे समझने में कोई दिक्कत, एक क्वेश्चन लूँ छोटा सा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लूँगा मैं, सिंपल सा क्वेश्चन, इससे हम स्टार्ट करते हैं। ये है एक ग्लास टब है, कोई ग्लास है, कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर के अंदर अमीबा पड़े हुए, अमीबा, ठीक है। एक सन की साइंटिस्ट ने, मार्वल्स की मूवी वाले ने अमीबा पे ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि हर अमीबा के पास एक्स्ट्रा 2 चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज नहीं अमीबा के अंदर, ठीक है। एक मेरा अमीबा, इसमें कितने चार्ज है, किसी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है एक्स्ट्रा। ऐसे पूरे बॉटल के अंदर, कंटेनर के अंदर 10 की पावर 6 यानी 1 मिलियन अमीबा पड़े हुए, कितने पड़े हुए, तो अब इसके अंदर कितना चार्ज है कंटेनर के अंदर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। एक अमीबा में कितना चार्ज है एक्स्ट्रा, 2 इलेक्ट्रॉन का। टोटल अमीबा कितने हैं, 6, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया मेरा, कोई डाउट इसके अंदर, नोट डाउन करो जल्दी से, आगे बढ़ते हो। ओके, रफ करो इसे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से जुड़ा हुआ, क्वांटाइजेशन के ऊपर ही है, जो हम एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं, बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी में आया हुआ न्यूमेरिकल है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इजी क्वेश्चन, मुश्किल कुछ नहीं है, ठीक है, इसे मुश्किल बनाना भी मत। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू, मेरे पास Q की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1 से, एंड E की वैल्यू कितनी है बच्चे, 1.6 कितना हो गया, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये नंबर है, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो 6.25 के इक्वल आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, नहीं हो तो बताओ मैं करके दिखा दूँ इसे, यहीं पर ये ऊपर गया 10 टू पावर क्या हो गया, प्लस का 19, ये कितना हो गया 1.6 हो गया। इसको थोड़ा और तोड़ते हैं, 10 छोड़ देते हैं यहाँ पर, इसे कर देते 10 की पावर 18, ये कितना है 1.6।
अब 10 को जब 1.6 से डिवाइड करेंगे तो आपको किसके अप्रॉक्स आंसर मिलेगा? 6.25 के। क्लियर? रफ करूं? अच्छा, क्वेश्चन में इसी में थोड़ा चेंज करता हूं। अगर मैं पूछूं कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 कूलम ऑफ चार्ज में, तो कितने होंगे? तो वहाँ पे 10 की जगह 20 लिख देंगे। 20 हाँ 10। अब अगर 1 कूलम में इतने हैं तो 2 कूलम में कितने होंगे? बिल्कुल सही, कितने होंगे? डबल होंगे। ठीक है, अगर 1 को इतना बना रहा है तो 2 को इतना, 3 कूलम में। ठीक है, 100 कूलम में 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इजी क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं। उतारो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मेटेलिक स्फीयर एक्स ट्रांसफर, ध्यान सुनना, 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड इनटू अनदर स्फीयर, ये भी मेटेलिक स्फीयर है, y. How much charge accumulate in 1 hour? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। 1 घंटे में कितना चार्ज उसमें इकट्ठा हो जाएगा? एक स्फीयर है x, दूसरा स्फीयर है y। कितना चार्ज ट्रांसफर कर रहा है? कितने सेकंड के अंदर? 1 सेकंड में। 1 आवर में टोटल सेकंड कितने हो जाएंगे? 1 आवर में सेकंड, हाँ बिल्कुल सही, 3600। 1 सेकंड में कितने चार्ज ट्रांसफर होते थे? 2। अभी कुछ बाकी है? बाकी है क्या? चार्ज निकालने के लिए क्या बाकी है यहाँ पर? फॉर्मूला नहीं, वैल्यू। कितनी वैल्यू है? 1.6 into 10 to the power minus 19। गुड, 1.6 into 10 to the power minus 19। और फाइनल आंसर किसके अंदर? कूलम में। क्लियर है ये? क्लियर है ये? यस। उतार लो इसे, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आए। या क्वेश्चन बहुत हो गए? बहुत हो गए। नेक्स्ट टॉपिक। ओके, एक और कर ही लेते हैं, एक और कर ही लेते हैं एनसीईआरटी का मन रखने के लिए। ठीक है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के अंदर है। 1 कप पानी लेके किया गया क्वेश्चन है। ठीक है, एक 180 ग्राम पानी के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट होगा? सर हमें क्या मतलब है कितना ही प्रेजेंट हो, हमें तो नहाने से मतलब है। ओ सॉरी, मैं तो नहाता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो हमें क्या ही मतलब होगा इस चीज़ से। ठीक है, सर्दियाँ जा चुकी है, आप नहा सकते हैं। अब तो सेफ़ है नहाना, ठंडे पानी से भी ट्राई कीजिए, धीरे धीरे ट्राई कीजिए। ठीक है, 1 मग्गा से शुरू कीजिए, महीने के अंत तक, अप्रैल के एंड तक जो आप नहाना चालू कर देंगे। नहीं नहाना, ठंडा पानी चालू किया नहाना। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड। और बाकियों ने नहाना चालू किया है? दो तीन काम ऐसे होते हैं ना दिन के, बहुत जरूरी होते करना। जैसे सुबह उठो ना, ब्रश करना, ठीक है, नहाना, ये कंपलसरी हो चुका है लाइफ के अंदर। नहाना तो कुछ लोग इसको स्किप कर भी देते हैं, ब्रश करना स्किप नहीं हो सकता। ठीक है, करना पड़ जाता है। वैसे तो नहाना भी स्किप नहीं कर सकते, नहीं ब्रश करना स्किप कर दोगे तो मुझे बदबू आएगी। वैसे ही आती है? अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ओके, अब हमें बताना है कितना चार्ज प्रेजेंट है 180 ग्राम पानी के अंदर। फिर से पहले फॉर्मूला याद रखो, Q = Ne। तो मुझे क्या चाहिए? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुझे ये जानना है कि 180 ग्राम पानी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मुश्किल काम नहीं है। पानी, जल ही जीवन है, पानी की बात कर रहे थे।
नॉर्मल एक H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 10 प्रेजेंट है। 2 हाइड्रोजन के भाई साहब के और एक 8 ऑक्सीजन के, टोटल कितने हो गए? 80 हो गया भाई ये, ठीक है। अरे 80 लग रहा था देखने में, कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन किसमें प्रेजेंट है? एक वाटर के मॉलिक्यूल में। अब मुझे ये जानना पड़ेगा कि 180 ग्राम पानी के अंदर H2O के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। मॉलिक्यूल ही बोलते हैं ना भाई। देखो मेरे को, मेरी केमिस्ट्री उतनी ही मजबूत है जितनी हमारे पॉलिटिशियन की देश सेवा की भावना, ठीक है ना, के बराबर ही मजबूत है वो। क्लियर? इस वाले पार्ट को मैं कट कर दूंगा बाद में, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये सच में मीम बन जाएगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता चुनाव से पहले मेरे घर पे रेड पड़े। और मेरे घर में तो सामान भी नहीं है ऐसा, मतलब गद्दे वद्दे फाड़ देंगे फाइल वाइल देखने के लिए। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10। हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स। यही कंसेप्ट है। मोल्स का क्या है? गिवन वेट, मोलर कितना हो गया? 10 मोल। एक मोल में कितने H2O के मॉलिक्यूल होंगे? एवोगैड्रो नंबर। एक मोल के अंदर कितने होते हैं यूजुअली? 6.23, ठीक है। ये किसके नंबर है? H2O के नंबर है। अब इसके बाद हमें इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन से। अभी समझ में आया? दोबारा समझो। मुझे ई तो पता है, मुझे निकालने थे क्या? वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चार्ज कितना ई प्रेजेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है पानी के अंदर, मुझे तब पता लगेगा जब मुझे ये पता चलेगा कि H2O के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। एक H2O के मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है। तो मुझे अब क्या निकालना पड़ेगा कि टोटल H2O के मॉलिक्यूल ही कितने हैं। तो उसको निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ मोल से निकालना। मुझे ये पता है कि एक मोल में कितने होते हैं? 6. 2 मोल में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई। 3 मोल में कितने होंगे? 3 से। टोटल मुझे कितने मोल मिले? 10 मोल मिले। तो ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ H2O। और हर एक में कितने हैं? 10। तो इसको हम आगे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये क्या है मेरे? नंबर ऑफ H2O। H2O में कितने H2O? पानी के कितने मॉलिक्यूल्स है किसके अंदर? 180 ग्राम पानी के अंदर। हर एक पानी के अंदर, पानी का मतलब पानी तो एक ही, हर एक H2O के अंदर कितने चार्ज है? इलेक्ट्रॉन का है? 10 इलेक्ट्रॉन का है। और हर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 19 इतना है, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल वाला कंसेप्ट पहले पढ़ना, इसमें ये एक्स्ट्रा पार्ट था, इसका उतारना चाहो तो उतार सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर आएगा अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो तो। अब मुझे इसको सॉल्व ही नहीं करना है क्योंकि मुझे हल्की हल्की मौत आती है इसको सॉल्व करने में। इतनी बड़ी चीज़ को कौन सॉल्व करेगा? तो मैं तुम्हें एक सजेशन देता हूँ। 6.0 को 6.0 है ना तुम्हारा, इसी को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा? 9.6 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? ये कितना है? 0.22 है। तो एक काम करना, 9.61 कर देना, थोड़ा सा बढ़ा देना, ठीक है। 10 तो सारे एडजस्ट हो जाएंगे। ये तो जानते हो कि 23, 24 माइनस 19 कहोगे तो 5 प्लस 1 कहोगे तो 6। इजी तरीका है। अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है तो 2 डिजिट तक ले लो और इसको भी 2 डिजिट तक लेके आपस में मल्टीप्लाई कर लो। कैलकुलेशन तुम्हारी इजी हो जाएगी। उतार लो इसे सेपियंस, उतार लिया इसे। अब क्लास 1 थी, हम पूरे थ्रू आउट द ईयर का प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, ठीक है। पूरे साल हम आपके साथ बने रहेंगे। तो क्लास 1 के लिए मेरे हिसाब से इतना बहुत है। स्लो पेस में चलो मगर रेगुलर चलो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स में नंबर कम आने का बेसिक रीज़न ये होता है, बच्चे पेस नहीं बना पाते। पहले ही बोल चुका हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने। डेली कितने क्वेश्चन करने? सिर्फ आपको 5, मगर डेली के करने, एटलीस्ट 5 करने ही करने तुम्हें। आज जितना टॉपिक पढ़ा है उसे क्लास में जाके वीडियो के थ्रू रिवाइज भी कर लेना, ठीक है। बहुत सारी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी टीचर रिकमेंड करो ऑनलाइन, अगर कर रहे हो तो एक ही रिकमेंड करो और उसी की वीडियो 5 बार 6 बार देख लो। ये मैं ऑन सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ। अभी जो रिसेंट बेच चुका पेपर है ना 12th वालों का, जब पूरे यहाँ के बच्चे रो रहे थे, लिटरली रो रहे थे। पेपर से जस्ट पहले 4 तारीख को पेपर था, मैंने 1 तारीख से उनको एक बोला, बेटा कुछ काम नहीं करना तुम्हें, या तो मेरी वीडियो देख लो जितनी डाल रखी है, कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो, एक ही चैनल पकड़ो, उसकी 3-4 वीडियो देख लो। पता है क्यों? आप 10 वीडियो देखते हो ना, आपको 10 जगह से अलग कंटेंट आता है।
आप एक वीडियो देखते हो ना, आपको एक ही कंटेंट बार बार आता है, और जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं किसी चीज़ की तो वही हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, सेट हो जाता है। ठीक है, 10 वीडियो नहीं देखनी, यही प्रॉब्लम होती है आप लोगों के साथ। कोई भी एक टीचर पकड़ लो, कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो आपको पकड़ना है पकड़ लो। यहाँ का बेनिफिट ये है, जो तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो वही तुम ऑनलाइन पढ़ोगे तो तुम्हारे दिमाग में परमानेंटली क्या हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, पूरी देखना। हाँ, बाकी तुम लोग चालाक हो, पेज बढ़ाने में एक्सपर्ट हो, मल्टीप्लाई 2 करके बढ़ा दोगे, 2x में देख रहे होगे वीडियो, सुनाई देगा। क्लियर, तो उसे आराम से देख लेना। और अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी आधी और बची हुई है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। क्लियर, तो आज के लिए ये रही आज की सेल्फी।